Hello, friends, and welcome to the Hindu editorial analysis for 3rd of November 2023। तो शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल एनालिसिस। फर्स्ट एडिटोरियल इज स्लोइंग मोमेंटम, persistent inflation alongside moderate growth remains a challenge। तो ये जो है अभी आपने लेटेस्ट डाटा कल देखा होगा, इंक्लूडिंग द ऑफिशियल इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज सितंबर के लिए जो रिलीज हुआ था, उसमें जो है उसका स्लो डाउन बताया था। और जो S&P का ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स होता है PMI मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अक्टूबर के लिए, तो ये दोनों ही पॉइंट आउट करते हैं अ पैल्पेबल सॉफ्टनिंग इन इकोनॉमिक मोमेंटम। ठीक है ना। जो एवरेज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था प्रोडक्शन में, इट हैज बीन ईज्ड एप्रिशिएबली टू ए 4 month लो ऑफ 8.1% इन सितंबर फ्रॉम ए 12.5% पेस पोस्टेड इन अगस्त। उसके मुकाबले काफी लगभग 4.4% का डिक्लाइन देखने को मिला है। फिर केवल फर्टिलाइजर जो सेक्टर है, जो कोर सेक्टर है, उसमें जो है एक क्विकनिंग ग्रोथ देखने को मिली है। उसके अलावा जो बाकी के सेक्टर्स हैं उनमें डिक्लाइन देखने को मिला है। ठीक है ना, पिछले मंथ के कंपैरिजन में। ठीक। फिर जो प्रोडक्शन है इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्टेड अक्रॉस ऑल 8 सेक्टर, और प्रोडक्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सभी के सभी 8 कोर सेक्टर्स में, विद द ओवरऑल इंडेक्स डिक्लाइनिंग 4.8% फ्रॉम अगस्त लेवल। अगर ओवरऑल डिक्लाइन की बात करें तो 4.8% डिक्लाइन हुआ है अगस्त के कंपैरिजन में, जिसमें कोल ने जरूर थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग ऑफर की। सिल्वर लाइनिंग मतलब उसमें जो है डिक्लाइन नहीं हुआ है। जो ईयर ऑन ग्रोथ है, आउटपुट ऑफ फ्यूल जो है वो भी ईज हुई है स्लाइटली, उस पे हालांकि थोड़ा कम फर्क पड़ा है मतलब। ठीक है ना। स्टिल रोबस्ट 16.1% पेस, अगस्त में 17.9% थी, और जो सितंबर में 16, तो थोड़ा कम। वो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो केवल 1.5% ही रहा है। और कोल में जो है थोड़ी सी वो ग्रोथ भी देखने को मिली है, लेकिन बाकी सब जो है वो उनमें डिक्लाइन है। ठीक है ना। तो द सीजनली एडजस्टेड S&P ग्लोबल मीडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI, it signaled sectoral growth slid to an 8 month low last month amid a weakening in demand, particularly for consumer goods। तो उसमें भी जो है डिक्लाइन देखने को मिला, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। और इस जो चिंता की बात यह है कि जो लेस देन 4% ऑफ द 400 कंपनी जिनका सर्वे किया गया है, उन्होंने ये बताया कि वो स्टाफ को ऐड कर रहे हैं। मतलब जो जॉब क्रिएशन वाला डिपार्टमेंट है वो भी डिप्रेस में दिखाई देता है। ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और ये भी अपने स्लोएस्ट लेवल पे है सिंस अप्रैल। तो इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ी है, लेकिन जो फैक्ट्री गेट इन्फ्लेशन है, इट वाज कंसिडरेबली स्लोअर, इंडिकेटिंग दैट डिमांड अनसर्टेन, प्रोड्यूसर्स वर फोर्स टू टेम्पर द पास थ्रू ऑफ हायर कॉस्ट। और ये जाहिर सी बात है, ये जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको ये जो डिमांड है, जो ये मतलब कॉस्ट हो रही है, वो पास ऑन करनी पड़ेगी। ये जो हायर कॉस्ट हैं डिमांड के, उससे पास थ्रू होना पड़ रहा है उनको। ठीक है ना। पैनलिस्ट ने ये भी साइड किया कि जो राइजिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि आगे वो और बढ़ेंगी, और ये की फैक्टर एक्सपेक्टेड हो सकती हैं टू डेंट द डिमांड एंड प्रोडक्शन ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ। अगले 12 मंथ में की फैक्टर हो सकती हैं। और साथ में ही जो खरीफ का आउटपुट एस्टिमेट, एडवांस एस्टिमेट भी है, उसमें भी है कि खरीफ का आउटपुट जो है वो भी कम रहने वाला है। तो मतलब ये दोनों चैलेंजेस जो हैं, ये ग्रोथ को स्लो करेंगे, और परसिस्टेंट इन्फ्लेशन जो रहने वाली है, स्लो ग्रोथ और परसिस्टेंट, ये दोनों चैलेंज जो हैं आने वाले टाइम में काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिनको हमें देखना पड़ेगा। स्केपगोटिंग, पाकिस्तान शुड नॉट ब्लेम अफगान रिफ्यूजीज फॉर ऑल इट्स इल्स एंड एविल्स। तो यहाँ पे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो एक ऑर्डर इशू किया था कि जो भी अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स हैं उनको कंट्री छोड़ने के लिए अक्टूबर 31 तक के लिए जो है उन्होंने अल्टीमेटम दिया था। और इससे जो है हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अफगान रिफ्यूजी थी, उनकी जो लाइव्स है उसको जियोपार्डाइज किया कर दिया गया है। जो इंटर गवर्नमेंट है इस्लामाबाद में, उसने जो अपना डिसीजन दिया उसको अपना बचाव करते उसने बोला है कि इट इज नॉट टारगेटेड एट एनी पर्टिकुलर नेशनैलिटी। ठीक है ना। लेकिन ये है कि ये तो साफ ही दिख रहा है कि वहाँ पे ज़्यादातर अफ़गान रिफ्यूजी हैं, तो वो अगर डायरेक्टली नहीं भी कह रहे हैं, तब भी वो कहीं न कहीं अफ़गान्स को ही टारगेट किया गया है। तो यूनाइटेड नेशन के एस्टीमेट देखें तो लगभग 1.3 मिलियन अफ़गान जो हैं वो रजिस्टर्ड एज़ रेफ्यूजीज़ हैं, और अनदर 8,80,000 जो है वो लीगल स्टेटस है उनके पास रहने का। लेकिन पाकिस्तान की अगर इंटीरियर मिनिस्ट्री की बात देखें तो उन्होंने लगभग 1.7 मिलियन पीपल जो है वो इल्लीगली वहाँ पे रह रहे हैं, उनमें से मेजॉरिटी क्या है, अफ़गान्स हैं। ठीक है ना। तो पाकिस्तान ने यहाँ पे जो दिया है आर्गुमेंट, वो दिया है कि प्रेजेंस ऑफ लीगल माइग्रेंट्स, it has led to rising crime and terror attacks and is straining its struggling economy। ठीक है ना। तो उसने बोला है कि कई सारे सुसाइड बॉम्ब अटैक्स हुए हैं, और जो अफगान नेशनल्स ने किए हैं, और वो रिसोर्सेज का भी इकोनॉमी जो वो ऑलरेडी
स्ट्रगल है। लेकिन जो यहाँ पे ऑथर उन्होंने बोला कि द सॉल्यूशन टू दीज वॉज इज नॉट द फोर्सफुल डिपोर्टेशन ऑफ 1.7 मिलियन पीपल। लेकिन ये जो सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं कि आप उनको डिपोर्ट कर दें, ये सॉल्यूशन नहीं है। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ज्यादातर प्रॉब्लम जो पाकिस्तान अभी फेस कर रही है, वो उसके खुद के रूलर्स की वजह से फेस कर रही है। क्योंकि पहला तो ये है कि आप देखें मिलिट्री और जो सिविलियन लीडरशिप के बीच जो पावर गेम्स चल रहा है वो कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है ना? जिसके चलते जो है वो सिर्फ पावर कैप्चर करने को देख रहे हैं और जो इकोनॉमी है वो नेग्लेक्ट करी गई है उसमें। पहला तो ये, दूसरा स्क्रूटनी क्राइसिस, सिक्योरिटी क्राइसिस जो है इट इज फेसिंग टुडे, ये रिजल्ट है इसकी खुद जो डुअल पॉलिसी टेरर पे रही है। ये कुछ आउटफिट्स को फाइट कर रहा है और कुछ को सपोर्ट कर रहा है। तो जो दूसरा ये है, फिर तीसरा जो इसमें ही ऑथर ने बोला कि जो तालिबान था, जो पाकिस्तानी की बैकिंग मिली हुई थी उसको, मिलिट्री इंटेलिजेंस को, एस्टेब्लिशमेंट को, उसने जब पावर में आया अगस्त 2021 में, तो पाकिस्तान ने उसको एज ए विक्ट्री सेलिब्रेट किया था, विक्ट्री बताया था उसको। और अब जो सिक्योरिटी क्राइसिस पाकिस्तान फेस कर रहा है, वो ये सजेस्ट करता है कि ये जो सेंस ऑफ विक्ट्री थी ये ज्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं थी, कहीं ना कहीं वो खुद का ही कारण है। फिर ये भी है कि जो पोरस अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर है, वो भी उसमें से स्कर्मिशेस देखने को मिल रही हैं। तो पाकिस्तान जो इस टाइम क्या कर रहा है, सिर्फ स्केपगोट कर रहा है किसको, अफगानी जो रिफ्यूजी हैं उनको, और जो उसके खुद के पॉलिसी फेलियर्स थे उन सब वो, उनका ब्लेम वो एक तरह से उनके ऊपर लगा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। द रिवेंज ऑफ ओल्ड वेस्ट एशिया। तो यहाँ पे ये पैलेस्टीनियन वाला जो इशू चल रहा है उसके रिगार्डिंग बात हुई है। तो उसने बोला है कि जो 1969 में लेबर के प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मीर थे इजराइल के, उन्होंने बोला था कि देयर वाज नो सच थिंग एज पैलेस्टीनियन, कोई ऐसी चीज है ही नहीं। और उन्होंने ये बोला था कि 1967 वॉर में जब इजराइल ने जो है पूरा हिस्टोरिकल जो पैलेस्टीन एरिया था वो अपने कंट्रोल में था, उसके 2 साल बाद ये जो है लेबर मिनिस्टर ने बोला था। और अभी प्रेजेंट जो एक मिनिस्टर है उन्होंने ये भी बोला है। अभी आते हैं उस पे। दो चीज एक बार आप प्री के लिए नोट कीजिए। सबसे पहले जो 1948-49 में पहला जो अरब इजरायली वॉर हुआ था, उसमें इजराइल ने 23% मोर टेरिटरी जो कैप्चर की थी, जिसमें वेस्ट जेरूसलम भी उसने कैप्चर किया था। जो 1947 में यूनाइटेड नेशन ने पार्टीशन प्लान किया था, पैलेस्तीन के लिए प्रपोज किया था, उससे 23% एक्स्ट्रा जो है टेरिटरी इजराइल ने ऑक्यूपाई कर ली थी। फिर 1967 में वॉर हुआ, उसमें इजराइल ने वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम जॉर्डन से कैप्चर किया, और गाजा स्ट्रिप और सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट से कैप्चर किया, और गोलन हाइट जो है वो सीरिया से कैप्चर किया। तो ये आपको प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कौन सा पार्ट किससे कैप्चर किया है, ठीक है ना, इसलिए बताया जा रहा है। फिर इसके जो मेन ये जो आर्टिकल है, इसको ऑथर ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इसको रिवेंज ऑफ ओल्ड वेस्ट एशिया बताया। इसमें 3 चीजें, एक तो इजराइल का नैरेटिव क्या है इस बारे में, तो उन्हें हिस्टोरिकल चीजों को थोड़ा सा बताया है। फिर दूसरा जो ईरान फैक्टर है वो, और तीसरा इसमें जो है वो है होस्टाइल नेबरहुड। तो पहले को अगर देखें तो इसराइल का नैरेटिव ये था कि ये जो हमने अभी बात की थी इसकी, और अभी एक जो करंट इजराइल के प्रेसिडेंट है इसाक हर्जोग, उन्होंने बोला था कि आइजनकोट नाउ मिनिस्टर जो है उन्होंने बोला था कि व्हेन ही सेड ऑन अक्टूबर 14 आफ्टर इजराइल ऑर्डर्ड ओवर अ मिलियन पीपल इन नॉर्दर्न गाजा, देयर आर नो इनोसेंट सिविलियंस इन गाजा, इट इज एन एंटायर नेशन आउट देयर दैट्स रिस्पांसिबल। तो अगर हम गोल्डा मीर और मिस्टर हेरजोग के बीच में इन जो इवेंट्स को, दोनों ही कमेंट्स को देखें, तो इसके बीच में जो रियलिटी है वो लाई करते हैं पैलेस्टीनियन की। या तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करते एज ए नेशनल कैटेगरी, या वो सारे के सारे कल्प्रिट हैं और पनिशेबल हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इन दोनों चीजों को कंपेयर कराया है यहाँ पे। तो इज़राइल ये कहता है, ये ऑथर का सारा ऑथर का पर्सपेक्टिव है। इज़राइल कहता है इट्स हैवी रिस्पांस इज नेसेसिटेटेड बाय इट्स सर्कमस्टेंसेस, जो सर्कमस्टेंस को प्रेजेंट है उसकी वजह से उसको ये हैवी रिस्पांस देना पड़ रहा है। और उसका नैरेटिव ये है कि इट इज लिविंग इन अ होस्टाइल रीजन एनवायरनमेंट फेस्ड विद इस्लामिक टेररिज्म। जो इज़राइल का यहाँ पे नैरेटिव है कि वो होस्टाइल रीजन में रह रहा है जहाँ पे वो इस्लामिक टेररिज्म को फेल कर रहा है। तो हमास जो है इट इज अ पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विद विच पॉलिटिकल डायलॉग इज इम्पॉसिबल। ये इज़राइल का व्यू पॉइंट है कि उसके साथ डायलॉग पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। और इज़राइल हैज टू स्टे टफ फॉर इट्स ओन सर्वाइवल। इज़राइल ये कहता है कि अपने खुद के सर्वाइवल को उसको टफ रहना पड़ रहा है। और बीइंग टफ का मतलब ये है कि उसको जो ऑक्यूपेशन है पैलेस्टाइन टेरिटरी वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, एंडलेसली करना पड़ेगा, और जो मैसिव फोर्स और कलेक्टिव पनिशमेंट के साथ ही उसको रिस्पॉन्ड देना पड़ेगा टू वायलेंस बाय पैलेस्टीनियन। जो टेरर अटैक हुआ वो वायलेंस को उसको बताते हो, उसका रिस्पॉन्ड जो है इस तरीके से देना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो इट इज नॉट द पैलेस्टीनियन रेडिकलिज्म दैट प्रिवेंटेड पीस। ये हालांकि पैलेस्टीनियन रेडिकलिज्म नहीं है जो पीस को प्रिवेंट कर रहा है। एक्चुअली इट इज द एब्सेंस ऑफ पीस एंड द कंटिन्यूइंग ऑक्यूपेशन दैट स्ट्रेंथेंड इस्लामिक रेडिकलिज्म इन पैलेस्टीन। इसकी वजह से इस्लामिक रेडिकलिज्म पैलेस्टीन रीजन में बढ़ा है, जो कंटिन्यूअस ऑक्यूपेशन किया जा रहा है, टेरिटरी को बार बार कब्जाया जा रहा है। तो पहला तो होता ने ये बताया। दूसरा ईरान फैक्टर बोला है कि ईरान जो है वो सेंट्रल फैक्टर है इज़राइल पैलेस्टीन क्राइसिस का, ठीक है ना। एक
ईरान जो है हॉस्टाइल नेशन बना था इज़राइल का ओनली इन 1979, लेकिन क्योंकि शुरू से जो है इज़राइल जो है वो उसका एंटी नहीं रहा इज़राइल का। ये सिर्फ तब हुआ कब 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद। क्योंकि रिवॉल्यूशन से पहले अगर आप देखें तो जो ईरानियन मोनार्की है इट वाज़ वेरी क्लोज टू इज़राइल, और दोनों नेशन ने एग्री भी किया था 1977 में कि एक मिलिट्री को प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स जो बनाएंगे वो ईरान के अंदर, ताकि बैलिस्टिक मिसाइल्स वो बना सके। और मुल्लाज ने जब पावर कैप्चर की ईरान में, तेहरान में, तो इज़राइल ने उस टाइम पे भी सप्लाई की थी क्या इस्लामिक रेवोल्यूशनरी रेजिम को वेपन्स अंडर यूनाइटेड स्टेट सुपरविजन, ठीक है ना? तो ईरान इराक वार के टाइम पे भी उसने उसको सप्लाई की थी। तो ईरान डिड नॉट हैव मच ऑफ एन इन्फ्लुएंस अमंग द पैलेस्टीनियंस ड्यूरिंग द ओस्लो प्रोसेस। ओस्लो प्रोसेस में भी अगर आप देखें तो ईरान का उसमें इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था। जब ओस्लो कोलैप्स हो गया, हमास का राइज़ होना शुरू हो गया कि पिलर ऑफ पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस, तो इस्लामिक रिपब्लिक जो है वो मेजर प्लेयर बन के आया थ्रू इट्स सपोर्ट फॉर पैलेस्टीनियंस नॉन स्टेट मिलिया। उसके बाद जो है ईरान एक तरह से मेजर प्लेयर्स में आया है। तो ये ईरान का यहाँ पे रोल है। तीसरा हॉस्टाइल नेबरहुड की बात करते हैं कि जो डिफेंडर्स है इज़राइल के, वो डिस्प्रोपोर्शनेट एग्रेशन ऑलवेज आर्ग्यू दैट इज़राइल्स एक्जिस्टेंस इज एट स्टेक इन अ हॉस्टाइल नेबरहुड। यही तीसरा है कि इज़राइल की जो एक्जिस्टेंस है वो उसके हॉस्टाइल नेबरहुड के चलते हुए हमेशा स्टेक पे रहती है, हमेशा वो खतरे में रहती है। जब लास्ट टाइम एक अरब कंट्री ने अटैक किया था इज़राइल ट्रूप पे वो 1973 में किया था, जब इजिप्ट जो था इजिप्ट, सीरिया ने जो है एक साथ मिलके वॉर लॉन्च किया था अटैक, योम किपुर वार इसको हम बोलते हैं। उसके बाद से अगर आप देखें तो जो 6 अरब कंट्रीज़ हैं, उन्होंने नॉर्मलाइज़ की है टाई इज़राइल के साथ। इजिप्ट, जॉर्डन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, सूडान और मोरक्को, इन 6 की 6 अरब कंट्रीज़ ने जो टाइज़ हैं वो कहीं न कहीं नॉर्मलाइज़ की हैं, ठीक है ना? फिर उसके बाद आपको ओस्लो अकॉर्ड वगैरह ये सब भी पता होगा। इज़राइल का अगर रीजनल हेजेमनी देखें और डिटरेंस देखें अगेंस्ट द फ्रेंडशिप विद अरब कंट्रीज़, वो भी जो है पीस लेके नहीं आई इज़राइलीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि जो पैलेस्टीन क्वेश्चन है वो अभी भी अनएड्रेस्ड है, उस पे कोई एक काम ही नहीं किया, उसको एड्रेस करने की कोशिश नहीं की, उसको एड्रेस नहीं किया। तो पैलेस्टीन में नो लॉन्गर बी एन अरब इज़राइल प्रॉब्लम, बट इट कंटिन्यू टू रिमेन एन इज़राइल पैलेस्टीन प्रॉब्लम। जो पैलेस्टीन क्वेश्चन है वो अरब इज़राइल प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्चुअल में इज़राइल पैलेस्टीन प्रॉब्लम है, और वही इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन है कि आपको उसको जो है सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो दिस इज इट। आगे देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स आर इवॉल्विंग एज अ पॉकेट्स ऑफ होप। तो जो नवंबर 3 है इट इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे। ये आपको ध्यान रखना है फ्री के लिए, ठीक है ना? और ये बेसिकली हर साल मनाया जाता है टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड टू प्रमोट देयर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज, ठीक है ना? तो बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में हम सब जानते हैं। अगर आपको कभी इसके बारे में लिखना है अच्छा तो मेंस में लिख सकते हैं कि दीज एक्ट्स एज अ पॉकेट्स ऑफ होप इन द फेस ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस। जो क्लाइमेट क्राइसिस चल रहा है उसके बावजूद भी ये एक होप की पॉकेट्स की तरह काम कर सकते हैं। यूनेस्को जो है, यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व्स को बोला है कि दीज आर हिडन ओएसिस प्रोटेक्टिंग बायोडायवर्सिटी, रिड्यूसिंग पॉल्यूशन एंड एनहांसिंग क्लाइमेट रेजिलियंस। तो इससे आप जो है इंट्रोडक्शन से के साथ आप जो है कोई भी क्वेश्चन या ऐसे शुरू कर सकते हैं। दे आर लिविंग ज्वेल्स ऑफ लैंड, coastal and marine ecosystems scattered across the globe where nature and humans come together creating a symphony of life। तो ये सारी चीजें आप इसके बारे में लिख सकते हैं। कंजर्वेशन की अगर बात करें तो इसमें बायोस्फीयर रिजर्व में बेसिकली 3 जोन होते हैं। एक होता है स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड कोर जोन, जिसमें हैबिटेट प्रोवाइड करता है फ्लोरा फोना के लिए, प्रोटेक्शन दी जाती है वाटर, सॉइल, एयर और बायोटा को, जो एज ए होल इकोसिस्टम वहाँ पे दी जाती है। उसके बाद उसको सराउंड करती है बफर जोन, जिसमें बेसिकली जो लोग हैं वो रह सकते हैं, काम कर सकते हैं हार्मनी में विद नेचर, ठीक है ना? और ये जोन जो है लेबोरेटरी की तरह भी काम कर सकता है, साइंटिस्ट के लिए, रिसर्च के लिए, स्टडी कर सकते हैं, वहाँ पे नेचर की ट्रेनिंग और एजुकेशन के प्रोग्राम भी इस जोन में चलते हैं। उसके बाद तीसरा जो आउटर मोस्ट एज आता है उसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन जोन, जहाँ पे जो कम्युनिटीज हैं वो प्रैक्टिस करते हैं सोशियो कल्चरली और इकोलॉजिकल सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इन 3 जोनों में जो है बायोस्फीयर रिजर्व बटा होता है, ठीक है ना? यूनेस्को तो प्रमोट करता ही है कंजर्वेशन को, बायोडायवर्सिटी को, वो डेजिग्नेट करता है बायोस्फीयर रिजर्व्स को। इसके साथ-साथ कुछ अदर जो यूनाइटेड नेशंस एजेंसी हैं वो भी इसको करते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यूएनईपी यूनाइटेड एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, आईयूसीएन आपने सबने सुना होगा, तो ये सब है। यूनेस्को के अकॉर्डिंग अभी करंटली जो 748 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं अक्रॉस 134 कंट्रीज, और इसमें से 22 जो है वो ट्रांस बाउंड्री सर्टिफाइड। ट्रांस बाउंड्री मतलब मोर देन वन नेशन जो है उसकी बाउंड्री सर्टिफाइड, एक से ज्यादा नेशंस में अगर वो है, स्टेट में है एक बायोस्फीयर रिजर्व, तो उसको हम ट्रांस बाउंड्री बोल देंगे, ठीक है ना? लगभग 250 से मिलियन से ज़्यादा लोगों की लाइव्स को इम्पैक्ट करते हैं, 134 कंट्रीज़ में ये हैं, और 12 इनमें से जो हैं बायोस्फीयर रिजर्व वो कहाँ पे हैं? वो इंडिया में हैं, ठीक है? तो दे आर लिविंग टेस्टामेंट टू द रेजिलियंस ऑफ नेचर दैट इवन अमिड्स ह्यूमन एक्टिविटी फाइंड्स अ वे टू फ्लरिश। ये एक टेस्टामेंट है, लिविंग टेस्टामेंट है ये बायोस्फीयर रिजर्व्स कि
ह्यूमन एक्टिविटी के बावजूद भी वो अच्छे से फ्लरिश कर रहे हैं, ठीक है ना? लोकल लेवल पे भी होता है, यहाँ पे बात की लोकल लेवल पे सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व को वहाँ की लोकल कम्युनिटी जो प्रिजर्वेशन कर रही है, मैंग्रोव फॉरेस्ट का भी और बायोडाइवर्सिटी को वहाँ पे रीजन में प्रोटेक्ट कर रही है। फिर गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व्स की अगर आप बात करें तो लोकल कम्युनिटी वहाँ पे इंक्लूडिंग वुमेन जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके कंजर्वेशन एफर्ट्स की तरफ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वहाँ पे बनाए हैं, यूथ को एंगेज किया गया है इको टूरिज्म वगैरह के लिए, ठीक है ना? और रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया यूनेस्को ने मिशेल बेटिसे अवार्ड किसको? बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट 2023 गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व्स को, ये ट्रस्ट को ये दिया गया था। और इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ प्लास्टिक चेक पॉइंट्स, इन्होंने जो प्लास्टिक चेक पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया उसके लिए और इसकी रिकॉग्निशन के लिए इसको जो है ये प्राइज बेटिसे अवार्ड फॉर बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट जो 2023 का वो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व ट्रस्ट को दिया गया था। ये भी आप फ्री के लिए याद रखेंगे अवार्ड्स वाले में। एक एशियन मीट इन चाइना अभी जो रिसेंटली कंक्लूड हुई थी यूनेस्को ने पार्टनरशिप में किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट के साथ जो है 10th साउथ एंड सेंट्रल एशियन बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क मीटिंग जो है साकम चेन्नई में कंक्लूड की है। ये नवंबर 1 से 3 तक चली है और इसकी जो थीम है वो है रिज टू रीफ, ये ध्यान रखेंगे आप थीम। और बेसिकली इट प्रोवाइडेड प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंजिंग नॉलेज, fostering collaboration in the realm of sustainable environmental practices in South and Central Asian region। फिर आपको यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है वो चलता है। इट एनहांसेज ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप combining natural and social sciences to improve livelihoods, safeguard ecosystems and promote sustainable economic development। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी याद रखनी है, इनके नोट्स आप बनाते चलिएगा साथ साथ, ठीक है? आगे देखते हैं आज का जो ओपिनियन में आया क्वेश्चन है वो डिबेट आती है बेसिकली, तो इसमें पूछा क्या यूनाइटेड नेशंस टूथलेस रहा है वॉर को एंड करने में? तो यूनाइटेड नेशन इनफेक्टिव क्यों रहा है कोई भी सीज फायर लाने में? इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट जो ये चल रहा है तो उसमें दोनों ऑथर ने यही अपना व्यू दिया है कि जो मेजर पावर्स हैं दे डेवलपिंग सीवियर डिफरेंसेज, they have made it impossible for the United Nations with its frozen membership of the decision-making bodies such as UNSC to be able to undertake any meaningful action। जब तक वो फ्रोजन जो मेंबरशिप रहेगी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की वो तब तक जो है कोई भी मीनिंगफुल डिसीजन इसमें एक्शन नहीं लिया जा सकता है। दूसरे ऑथर जो है हमारे उन्होंने बोला है कि द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन इट्स प्रेजेंट शेप as long as the vetoes are there does not provide any hope for addressing any international issue where the national interest of the permanent five are in conflict। जब भी permanent five के जो इशू जो कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे तब तक और जो वीटो पावर जो है वो रहेगी जब तक तब तक कोई भी इंटरनेशनल इशू जो है वो नहीं उलझ सकता, चाहे वो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट रहा हो, क्योंकि वहाँ पे रशिया के पास वीटो पावर है तो ठीक है ना, उसके अपने इंटरेस्ट है। और यहाँ पे जो है यूएस के पास पावर है, इजराइल को सपोर्ट कर रहा है यूएस, तो यहाँ पे भी वही है कि उनके इंटरेस्ट है खुद के, ठीक है ना? फिर अगला क्वेश्चन जो पूछा है कि यूनाइटेड नेशन जो फेल हो रहा है तो क्या हमें जो है लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर जो था वो हम एंड की तरफ हैं और स्टार्ट हुआ था ये लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर लीग ऑफ नेशन के साथ। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑथर ने बोला कि पहली बात तो ये है कि जो लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर है, रूल बेस्ड ऑर्डर जो वो एक मिथ है, ठीक है ना? थ्रू द वॉर्स दैट टुक प्लेस आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर द यूएन हैड नो रोल। जो यूनाइटेड नेशन जो वॉर एंड हुई थी उसके बाद जो एंड कोल्ड वॉर जो एंड हो गया था उसके बाद यूनाइटेड नेशन का कोई रोल रह नहीं गया था। हाउएवर द न्यू order that should serve as a multipolar world hasn't yet come into existence। क्योंकि प्रेजेंट वर्ल्ड अगर आप देखें तो वो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, तो वो अभी ऑर्डर तो आया ही नहीं है जो प्रेजेंट ऑर्डर को जो है वो सर्व करेगा, क्योंकि मल्टीपोलरिटी विदाउट मल्टीलेटरलिज्म ओनली लीड्स टू एन एक्सरसाइज ऑफ फोर्स एंड chaos। मल्टीपोलरिटी की तो बात करें लेकिन आपने मल्टीलेटरलिज्म नहीं किया, आपने जो वो वीटो पावर है उसको एक्सटेंड नहीं किया, जो मेंबरशिप है उसको अच्छे से नहीं, परमानेंट मेंबरशिप को आप प्रेजेंट सिनेरियो में नहीं डिफाइन कर रहे, तो जाहिर सी बात है जो फोर्स और को है उसकी एक्सरसाइज है उसको तो वो लीड करेगा ही। दूसरे ऑथर ने ये यहाँ पे व्यू दिया है। फिर एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या इंडिया जो है वो क्योंकि करंट चेयर भी रहा था G20, तो क्या वो पोजीशन में है एक मीडिएटरी रोल प्ले करने के लिए इस प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट में? तो ऑथर ने बोला कि आई डोंट थिंक वी आर रियली इन अ पोजीशन टू प्ले मीडिएटरी रोल, क्योंकि इवन दो इंडिया इज द हेड ऑफ द G20। क्यों? क्योंकि दिस इज अ गेम दैट इज नाउ बीइंग प्लेड एट ए मच मोर सुपीरियर लेवल। जो गेम अभी हो चुका है वो और ऊपर के लेवल पे चला गया है। और हालांकि वी आर ए कॉन्फिडेंट कंट्री, वी हैव इंटरेस्ट एंड वी सर्व दीज इंटरेस्ट, हमारे इंटरेस्ट हैं और हमें वो इंटरेस्ट जो है वो सर्व करने हैं। हमारी डिप्लोमेसी हालांकि एक्टिव है, लेकिन ऑथर ने बोला कि आई ऑलवेज बिलीव दैट वन शुड बी अवेयर ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ आवर पोजीशन एंड द लिमिटेशंस ऑफ व्हाट वी कैन डू डिप्लोमेटिकली। हमारी अपनी लिमिटेशन से भी हमें अवेयर होना चाहिए और हमारी जो डिप्लोमेटिकली हम कितने क्या हमें रिस्ट्रेंट है, क्या हमारी लिमिट है, उनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये कहते हैं ऑथर ने यहाँ पे इसको खत्म किया है।
आगे देखते हैं अंडरस्टैंडिंग वर्कर प्रोडक्टिविटी। तो अभी हमने 2-3 दिन पहले ही डिस्कस किया था, 1-2 दिन पहले, कि जो इन्फोसिस के फाउंडर मिस्टर एन.आर. नारायण मूर्ति जी, उन्होंने एडवाइस किया था कि यंग इंडियंस जो है उनको लगभग 70 आवर्स अ वीक जो है वो काम करना चाहिए, ताकि कंट्री जो है डेवलपमेंट के फास्ट ट्रैक पे पहुंचे। लेकिन जो रिलेशनशिप है वर्कर प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ को इकोनॉमी में, उसको जो है समझना जरूरी है। वो एक काफी कॉम्प्लेक्स जो है वो इशू, कॉम्प्लेक्स जो है वो कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे ऑथर ने बोला प्रोडक्टिविटी इन अ मोर सोफिस्टिकेटेड यूसेज इज एन एट्रीब्यूट नॉट ऑफ टाइम बट ऑफ स्किल। एक्चुअली प्रोडक्टिविटी टाइम से नहीं है केवल खाली, वो स्किल को ज्यादा महत्व देती है। अगर कोई ज्यादा स्किलफुल है तो टाइम चाहे कम भी है, वो ज्यादा उसमें प्रोडक्टिविटी होगी। ह्यूमन कैपिटल इंक्लूडिंग एजुकेशन, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, हेल्थ एटसेट्रा एनहांस द एबिलिटी ऑफ लेबर टू बिकम मोर प्रोडक्टिव और चर्न आउट ग्रेटर क्वांटम ऑफ वैल्यू विद इन द सेम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स। यही बात हमने बताई है कि इन सब चीजों, ट्रेनिंग, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ, इन सब से जो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इन सब से कम टाइम में भी जो है वो ग्रेटर क्वांटम ऑफ वैल्यू जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है। इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर देखें अक्रॉस ग्रुप्स इन इंडिया, तो लुकास चांसलर एंड थॉमस पिकेटी ने उन्होंने दिखाया था कि अगर आप 1980 और 2015 की बात करें, तो जो शेयर था नेशनल इनकम में, वो 40% ऑफ द मिडिल इनकम ग्रुप था और 50% ऑफ द लोअर इनकम ग्रुप था। और वो घट के कितने पे आ गया, 48% टू 29% और 23% टू 14% जो है वो रिस्पेक्टिवली आ गया है। और जो टॉप 10% इनकम ग्रुप्स हैं, वो इंक्रीज हुआ है, 30% टू 58% वो इंक्रीज हुआ है। तो देख सकते हैं, ये आप जो इनकम गैप देख सकते हैं, इसको आप ये आपको ज्यादा अच्छे से बताएगा। फिर क्रोनोस इनकॉर्पोरेटेड यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल वर्कफोर्स है, मैनेजमेंट फर्म है। In fact, observe that Indians are among the most hardworking employees in the world. Indians among the world देखें आप तो most hardworking ये हैं एम्प्लॉय। कल भी हमने बताया था कि लीजर और अगर एक्टिविटीज के लिए आप देखेंगे तो उनके पास बहुत कम टाइम इंडिया जो है स्पेंड करते हैं उस पे, तो ज्यादातर टाइम तो उसमें ही करते हैं इन कंपेरिजन टू अदर्स। फिर यहाँ पे हाई इनफॉर्मल लेबर पूल, ये भी बताया था कि अगर आप कंपैरिजन कर रहे थे, जैसे कल हमने परसों बताया था कि जब आप कंपैरिजन करें वहाँ पे आप इनफॉर्मल सेक्टर देखिए। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो बोथ अनऑर्गेनाइज्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अगर देखें तो वो ऑन द राइज है थ्रू द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और जो दुबियस क्लेम है इंक्रीज फॉर्मलाइजेशन का, इट हैज बीन लिमिटेड ओनली टू द ब्रिंगिंग एक्टिविटी अंडर द टैक्स नेट। बेसिकली मतलब ऑथर ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ टैक्स नेट में लोगों को लाने के लिए जो है क्लेम ये किया जाता है कि फॉर्मलाइजेशन जो बढ़ाया जा रहा है। हाउएवर हैड नो इम्पैक्ट ऑन इम्प्रूविंग लेबर स्टैंडर्ड्स और वर्किंग कंडीशंस। उसका एक्चुअल में लेबर कंडीशंस पे या वर्किंग कंडीशंस पे उसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। फिर देयर इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कॉस्ट कटिंग थ्रू वेज कटिंग इन दीज एंटरप्राइज। बहुत सारी जो अगर देखें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो एमएसएमईज हैं वो उनकी ओवरवेलमिंग प्रेजेंस देखने को मिलती है, और वहाँ पे जो एक कॉस्ट कटिंग को जो इंट्रोड्यूस किया वो वेज कटिंग के थ्रू जो है ये एंटरप्राइज जो है वो प्रैक्टिस कर रही है कि वेज कट कर दी आपकी कॉस्ट जो है वो कट हो जाएगी। तो इंडिया और जो का कंपैरिजन जो जापान और जर्मनी के उनमें साथ किया वो क्या था, क्या ठीक कंपैरिजन है? तो दीज कंपैरिजन डोंट सीम टू एनेबल सीरियस एनालिसिस। इनसे कोई सीरियस एनालिसिस होती नहीं होती, क्योंकि जापान और जर्मनी नाइदर कंपेरेबल इन टर्म्स ऑफ साइज एंड क्वालिटी ऑफ लेबर फोर्स नोर इन टर्म्स ऑफ द नेचर ऑफ देयर टेक्नोलॉजिकल ट्रेजेक्टरी और देयर सोशियो कल्चरल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। किसी भी टर्म्स में कंपेरेबल नहीं है इंडिया के में, क्योंकि इंडिया प्रेजेंट्स a unique case and any arbitrary comparison would only lead to dubious analytical inferences and fallacious policy prescript। जाहिर सी बात है, इनको आप अगर आर्बिट्ररी कंपैरिजन करेंगे तो इससे एक तो एनालिटिकल इंफरेंस भी दुबियस रहेगी और जो पॉलिसी प्रेस्क्रिप्शन निकल के आएंगे वो भी फेलेसियस ही प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे ऑथर ने सजेस्ट किया, कंक्लूड किया है कि एनहांसिंग सोशल इन्वेस्टमेंट्स, फोकसिंग ऑन एक्सप्लोरिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन पोटेंशियल फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी विद a human centric assessment of development achievements is the way to more sustainable and desirable outcome। ये एक ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन है इन आप ये जो आर्बिट्ररी कंपैरिजन कर रहे हैं उसके मुकाबले, ठीक है ना? इन चीजों में आप इन्वेस्ट कीजिए। तो आगे देखते हैं और क्या है, एक साइंस में देख लेते हैं। आज एक साइंस में आया है, साइंस में बेसिकली आया था लो ऑन साल्ट टर्निंग द स्पॉटलाइट किडनी डोनर। जो किडनी डोनर्स होते हैं बेसिकली उनके लिए एडवाइस दी कि उनको साल्ट इंटेक जो है थोड़ा कम करना चाहिए। डोनेशन के बाद जो पर्सन होता है इट रिक्वायर्स लाइफ लॉन्ग फॉलो अप, उसको करना पड़ता है एडवाइस को। और इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी kidney function drops by almost half and the single kidney starts working more to compensate for the loss of the other। जो सिंगल किडनी बच जाती है डोनर की, उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर आ जाता है। तो यहाँ पे इससे जो है इट इज एसेंशियल दैट द डोनर्स आर इंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्ली विद रिगार्ड टू डाइट, एक्सरसाइज एंड अवॉइडेंस ऑफ ड्रग्स टॉक्सिक टू द किडनी। उन सब ड्रग्स को अवॉइड करना है। डैश डाइट यहाँ पे बोली गई है, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन इट वुड बी आइडियल, ठीक है ना? दूसरी बात आप याद रखें। तीसरी, जो सफिशिएंट वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, उसको फ्रूट्स लेने चाहिए, होल ग्रान्स लेना चाहिए, लीन मीट लेना चाहिए, मॉडरेट रेस्ट्रिक्शन ऑफ साल्ट होना चाहिए और शुगर का, एंड अवॉइडेंस ऑफ ट्रांस
फैट्स इज़ एसेंशियल। ये तीनों चीज़ें आपको जो डोनर है उसको ध्यान रखनी चाहिए और उसको बतानी भी है कि आपको ये प्रॉपर फ़ॉलो अप करना है। डब्ल्यूएचओ स्ट्रेस करता है रेस्ट्रिक्टिंग साल्ट टू 5 ग्राम्स, ये हमने कल भी बात की थी, और दिस इंक्लूड्स साल्ट इन नेचुरल फूड एडेड ड्यूरिंग कुकिंग एंड प्रेजेंट इन पैक्ड फूड। तो इन सारा कुल मिला के जो साल्ट है उसका टोटल मिला के 5 ग्राम्स पर डे जो है वो लेना चाहिए। और जो रेस्ट्रिक्शंस हैं रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक्स एंड किडनी फेलियर। जो रेस्ट्रिक्शन आप रखेंगे साल्ट इंटेक पे तो वो ज़ाहिर-सी बात है वो रिड्यूस करेगा ब्लड प्रेशर को भी, स्ट्रोक्स को भी और किडनी फेलियर के इवेंट्स को भी। तो दिस इज़ इट रिगार्डिंग टुडे डिस्कशन। होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। डिस्कशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप इम्प्रोवाइज़ेशन सजेस्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आउटरीच बढ़ेगी और ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट होगा। थैंक यू।